बेटा वो तो डायमेंशनल एनालिसिस। भैया डायमेंशनल एनालिसिस में एक जो इशू है, सबसे बड़ा जो इशू है वो आराम से समझो। जब डायमेंशनल एनालिसिस कराया जाता है तो डायमेंशनल एनालिसिस में ऐसे लाइन में आपके सामने बहुत ज्यादा फॉर्मूले लिखे जाएंगे। कैसे लिखे जाएंगे? ये कुछ ऐसे करके दिख रहे हैं आपको? एरिया, वॉल्यूम, टेंशन, ग्रेविटेशनल कोफिशिएंट, वेलोसिटी, टॉर्क, स्टीफन्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, रेजिस्टिविटी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक पोल, रिटेंटिविटी, फैराडेज कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट, ये 100-200 फॉर्मूले आपके सामने लिख दिए जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्लास 10 का बच्चा जब क्लास 11 में जाता है, इसमें 80% फॉर्मूले तो उसने कभी देखे नहीं होते बेचारे ने, उसकी जान नहीं रहती कि यार ये सब करना पड़ेगा। मेरी बात समझे? तो मेरी बात समझे, जबकि आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जैसे ये लिखा हुआ है स्टेफान्स कांस्टेंट लिखा हुआ है, जैसे ये स्टेफान्स कांस्टेंट या वाइस कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये आप 11-12 में आने वाले 2 साल में करेंगे, उसके बाद आपको समझ आएगा। मेरी बात समझे? तो इसलिए डायमेंशनल एनालिसिस को समझने का सबसे आसान तरीका जो है, वो आसान तरीका ये है कि वो फॉर्मूला से फोकस कीजिए जो आपने पहले 10th क्लास में किए। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, चलिए इसको छोड़िए, ग्रेविटी को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, थ्रस्ट, टेंशन, वर्क, पावर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किया होगा, इंपल्स, स्ट्रेस स्ट्रेन छोड़ दीजिए, सरफेस टेंशन भी छोड़ दीजिए। तो बेसिकली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जैसे फ्रीक्वेंसी है, अब एंगुलर एक्सेलरेशन अगर आपने किया ही नहीं है, वो 11th में सेकंड थर्ड चैप्टर में आता है, तो क्योंकि ये जो डायमेंशन एनालिसिस है ये आ जाता है फर्स्ट चैप्टर में, तो इसलिए जनता हो जाती है परेशान। कंसेप्ट समझ लीजिए, कंसेप्ट समझने के लिए सबसे जो इजी वाले जो फॉर्मूले हैं उनको पकड़ लीजिए, और वो इजी फॉर्मूले से कंसेप्ट को समझिए। मेरी बात समझ है? और अगले 11th 12th में जब आप पूरे काफी फॉर्मूले आपको समझ आने शुरू हो जाते हैं, फिर दोबारा फिर डायमेंशन एनालिसिस पे आएगा, और फिर आपको समझ आएगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार जब चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कर लिया, तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टॉर्क, टॉर्क वैसे 10th में आ जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम समझ आना शुरू हो जाता है एटलीस्ट। ये वाइंस कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, जैसे ये आपको कब समझ आएगा जब आपने थर्मोडायनामिक्स की। बिना थर्मोडायनामिक्स समझ नहीं आएगा। क्लास 10th में तो फॉर्मूला है भाई, तुझे समझ आया ना बोला है? तो जैसे अब ये लेट अस अज्यूम कि ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे रेजिस्टेंस वगैरह तो आपने किया हुआ है, बट लेट अस अज्यूम ये आ गया रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जान निकल लगी। हाँ, मोटा मोटा ये तो समझ आ रहा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो पर सेकंड करके कुछ होगा, बट एक बार देख के तो डर लग ही जाता है। मेरी बात हो जाती है। तो इसलिए डायमेंशन एनालिसिस समझने के लिए, मतलब मुद्दे की बात, कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले जो बेसिक चीज है उन पे फोकस कीजिए। कंसेप्ट बहुत सिंपल है। कंसेप्ट सिंपल है। कंसेप्ट इसलिए सिंपल है क्योंकि एसआई यूनिट, एमकेएस सिस्टम हम क्लास 9th क्लास 10th में कर लेते हैं। अब उसमें एसआई यूनिट में 2 मिनट में आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा। जो एसआई यूनिट की जो मीटिंग हुई, उन्होंने बोला कि यार ऐसा है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो 3 + 3 6 और एक 7। ये जो 7 है ये बेसिक हमारी क्वांटिटी है। तो कहने का मतलब फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज आप देखेंगे, यू शुड बी एबल टू रिड्यूस ऑल ऑफ देम टू दीज 7 क्वांटिटीज। नहीं समझता है? सो फॉर एग्जांपल अगर आप, मैं आप समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे न्यूटन है, न्यूटन आपको यहां भी नजर आएगा, बट न्यूटन जो फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मेरी बात समझ में आई नहीं है? क्या समझ आ रहा है? नहीं आ रही? सीधी जैसे फोर्स जो है वो आप क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। जो मास है वो है केजी, और जो एक्सेलरेशन है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई? केजी जो है वो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये मीटर, मीटर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, और ये सेकंड स्क्वायर ये आपको नजर आ रहा है यहाँ। तो कहने का मतलब फिजिक्स की जितनी भी 100 200 500 1000 जितनी भी क्वांटिटीज है, all those 1000 quantities as per SI unit would be reducible to only these 7 fundamental quantities। नहीं समझ रहा? फिर से देख लीजिए, लेंथ का मीटर है, मास का केजी है, टाइम का सेकंड है। ये तो हमारे पुराने दोस्त हैं, इसे तो हम मतलब 4th 6th क्लास से शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एम्पियर है, उसके बाद टेम्परेचर केल्विन, ये भी हम छोटी क्लासेस में 9th 10th में करते आ रहे हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, वो भी 9th क्लास में हम कर लेते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ये भी हमने किया होता है, बट ये नई क्वांटिटी। तो अब मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैग्नेटिक फील्ड अगर मेजर होता है टेस्ला में, आपको यहाँ टेस्ला नजर नहीं आएगा। आपको टेस्ला नहीं नजर आएगा। क्यों नहीं नजर आएगा? बिकॉज जो टेस्ला आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा वो इन टर्म्स ऑफ एम्पियर, जो कि करंट है, वो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मेरी बात नहीं समझ आएगा? सो फॉर एग्जाम्पल प्रेशर का यूनिट पास्कल है, अब पास्कल नहीं नजर आएगा यहाँ पर। क्यों नहीं नजर आएगा? बिकॉज पास्कल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, वो आपको डिराइव करना पड़ेगा। जैसे पास्कल से अगर आप एग्जाम्पल लेंगे ना, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स जो होता है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
और एरिया जो है वो 1/मीटर स्क्वायर, तो केजी अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। तो पास्कल नहीं नजर आएगा, बट उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से केजी, मीटर और सेकंड स्क्वायर, वो आपको यहाँ नजर आएगा। कहीं भी बात नहीं चल रहा है, मेरा डाउट है। जैसे मोमेंटम आपने ले लिया, या कोई और जूल ले लिया, मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ जो हमने क्लास 10 में किया। आपने जूल ले लिया, जूल नहीं आपको नजर आएगा, बट जूल बना किससे? जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का। एनर्जी और वर्क हम सेम मानते हैं, सो वर्क जो है वो आप क्या लिखते हैं? फोर्स इनटू डिस्टेंस, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का लिखा मीटर, ये क्या बनेगा? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा जूल नहीं नजर आ रहा, बट आपको जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, वो यहाँ नजर आ रहा है। बेटा नहीं होता, कोई डाउट है? पक्का? तो ये 7 बेसिक क्वांटिटीज है जो एसआई यूनिट के हिसाब से है, और आपका जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो फाइनली इसी पे जाके रिड्यूस होना चाहिए। तो दिमाग यही पर है, कैसे निकल गया उड़ चला रणवीर कपूर रॉक स्टार। इसके सिवा 2 यूनिट और है, इस पे न्यूमेरिकल कल करेंगे, बट अभी मैं कंसेप्ट 2 मिनट लगाता हूँ समझा देता हूँ। So in SI unit there are 7 base units as given. Besides the 7 base units, there are 2 more units that are defined. One is plane angle theta, और दूसरा जो है solid angle। अब जो ये थीटा इन रेडियस हमने किया, ये कल भी हमने लंबी डिस्कशन की। थीटा तो हम कर चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। थीटा इन रेडियस इज लेंथ ऑफ आर्क ऑन रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ व्हिच आर्क इज अ पार्ट। दूसरा जो एंगल मेजर होता है बेटा, वो होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब ये होगा, ऐसे मान लीजिए, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, ये छत नजर आ रही है, ये पूरा जो छत है वो इस पॉइंट पे कितना एंगल छोड़ती है? मेरी बात समझ, ये जो पूरी छत है, ये नीचे फ्लोर के एक पॉइंट पे कितना एंगल बना रही है? दैट इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल, और इसका जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ स्टेरेडियन लिखा हुआ, और जो एंगल है उसको लिखा जाता है रेडियन। अब इस पे कल हम न्यूमेरिकल करेंगे सॉलिड एंगल। डेफिनेशन अभी लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। सॉलिड एंगल इज इक्वल एरिया अपॉन रेडियस। पहले लिखिए, फिर मैं 2 मिनट में आपको बताता हूँ कि इसका कंपैरिजन अगर आप इसके साथ करते हैं पुराने वाले डी थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r पे, तो ये कैसे सेम होता है। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, 2 मिनट में समझा देता हूँ। सॉलिड एंगल का कंसेप्ट तो समझ आ गया, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट समझ आ गया। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं यार, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। एग्जांपल लेकर कंसेप्ट तो समझ आ गया, मतलब एक एरिया जो है, एक प्लेन फिगर जो है, हर तरह डाउट। जो सेकंड वाला है फॉर्मूला वो प्लेन एंगल का है, वैसे थोड़ा सा स्टाइल में ठीक है, जो ये थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर लिखते हैं, हम लोग थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर लिखते हैं, वो ऐसे लिखता है, ये लिखता है, ये थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, हम ऐसे लिखते हैं ना। तो उन्होंने थोड़ा सा स्टाइल चेंज करके ये जो थीटा है इसको लिख दिया डी थीटा, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है इसको लिख दिया डी एस, और ये जो आर है वो तो यही वाला आर। अभी भी डाउट है? डी मतलब छोटा, छोटा, डी मतलब छोटा। कैलकुलस की हुई है भाई, डी डी थीटा मतलब वही जो हमने कैलकुलस में डी एक्स बोलते हैं, तो उसने सिर्फ ऐसे लिख दिया थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए। बात एक ही है यार, उसमें कंफ्यूज होने की बात है। उसने ये बोला कि छोटा सा एंगल डी थीटा जो है, छोटा सा एंगल डी थीटा जो है दैट वुड बी इक्वल टू दिस लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। नहीं समझा? तो उसने सॉलिड एंगल को लिखा छोटा सा एंगल। अब अगर आप देखेंगे दोनों जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये लेंथ ऑफ आर्क मीटर में होगा, ये जो रेडियस है ये भी मीटर में होगा, मीटर अपॉन मीटर डायमेंशनलेस है। यहाँ पर ये जो छोटा सा एरिया है इसके यूनिट मीटर स्क्वायर होंगे, और नीचे आर स्क्वायर है मीटर स्क्वायर। मीटर वाले को बोला जाता है रेडियन, मीटर वाले को बोला जाता है स्टेरेडियन। भाई को डाउट है क्या? तेरे को डाउट है? दूसरा वाला स्टेरेडियन दोनों भाई है। इसको मल्टीप्लाई करके कितना कंसेप्ट समझ आ रहा है? बोलो भाई क्या हो गया? चलो तो बताओ, तो इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे और इससे समझ आ रहा है। तो डायमेंशन एनालिसिस में वापस आइए। डायमेंशन एनालिसिस में 7 बेसिक क्वांटिटीज आपको दिखा दी, और 7 के बाद 2 और ये क्वांटिटीज है जो कि एंगल डिस्क्राइब करती है। एक प्लेनर एंगल डिस्क्राइब करती है, दूसरी सॉलिड एंगल यूज करता है।
फिजिक्स में 500 क्वांटिटीज है, 1000 क्वांटिटीज है, वो 1000 क्वांटिटीज आपको इसी पे लेके आनी है वापस, नहीं समझ रहा। अब डायमेंशनल एनालिसिस पे उसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो, अब देखिए थोड़ा और समझ आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल वो क्वांटिटी जो कि हमें पता है, जो हमें समझ आती है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया, हमने ये ले लिया, एरिया ले लिया, तो अब मैं मैकेनिक्स की क्वांटिटीज ले रहा हूँ, मैकेनिक्स की क्वांटिटीज ले रहा हूँ, तो मैकेनिक्स की क्वांटिटी हमारी केजी, मीटर, सेकंड, ये तीनों में ही सिमट जाती है। तो केजी को लिखेंगे आप मास, मीटर को लिखेंगे लेंथ, और टाइम को लिखेंगे टी। नहीं समझ आया? तो फॉर एग्जाम्पल एरिया है, मीटर स्क्वायर में होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, तो ये मास है, ये लेंथ है, ये टाइम है। तो एरिया अगर आप लिखेंगे तो मास तो है नहीं, लेंथ के नाम पे 2 और टाइम के नाम पे 0। नहीं समझ आया? कुछ करो, इतना कोई डाउट है? उसी तरह दूसरा क्वांटिटी देख लीजिए, ये ब्रैकेट डाल लीजिए बाहर, इसका लिखने का स्टाइल। उसी तरह वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, तो 3 मीटर होंगे, मतलब मीटर क्यूब है। तो एमएलटी के नाम पे, एमएलटी के नाम पे एमएलटी, लेंथ 3 है और टाइम जो है वो 0। सिंपल से समझेंगे तो जल्दी समझ आ जाएगा। वेलोसिटी ले लीजिए, मीटर पर सेकंड, एमएलटी, एमएलटी मास, मास नहीं है, लेंथ है, और टाइम जो है वो -1 है। नहीं समझ डाउट? अपनी तरफ से ले लिया मैंने, लिखा नहीं है, अपनी तरफ से ले लिया। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वैसे तो ये सब इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको उसके यूनिट तो आते ही है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो मास तो है नहीं, लेंथ 1 है, और जो टाइम है वो -2 है, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ms-2। नहीं समझ रहा? तो डाउट है? आगे देख लीजिए डेंसिटी, अब इस पे आ जाएगी, डेंसिटी पे वापस आ जाएगी। डेंसिटी आप लिखेंगे केजी पर मीटर क्यूब, तो एमएलटी के हिसाब से कैसे लिखेंगे, एमएलटी, मास 1 है, लेंथ -3 है, और टाइम तो है नहीं। थोड़ा डाउट है? ये डेंसिटी का है, अगर आप देखेंगे वो जो 1 है वो ऑप्शनल है। स्पीड समझ आ गया, लीनियर एक्सेलरेशन समझ आ गया, लीनियर मोमेंटम देख लीजिए, लीनियर मोमेंटम देख लीजिए, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास मतलब केजी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, एमएलटी के हिसाब से, एमएलटी के हिसाब से m1, l1 और टाइम -1। तो लीनियर मोमेंटम निकालेंगे एम एल टी -1। तो शुरू तो नहीं समझ आया। फोर्स हम कर चुके हैं, प्रेशर भी हम कर चुके हैं। भाई मित्रों समझ आ रहा नहीं यार? वर्क हम कर चुके हैं। पावर देख लीजिए, पावर एक अच्छा है, पावर देख लीजिए, पावर देख लीजिए। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मास केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकंड स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -3। तो एमएलटी के हिसाब से kg1, ये 2, ये -3। तो शुद्र को डाउट है? तो डायमेंशन एनालिसिस में ये लिखा जाएगा एमएलटी -3। कोई डाउट है? सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि वो क्वांटिटीज को फर्स्ट कट में वो वाली क्वांटिटीज को पकड़िए जिसके साथ आप कंफर्टेबल है। उल्टे सीधी क्वांटिटीज को पकड़ेंगे तो फिर लगेगा डायमेंशन एनालिसिस समझ नहीं आता। ठीक समझ में? तो इजी सी मैकेनिक्स की जो क्वांटिटीज हैं, जो आपको फॉर्मूलाज आते हैं, उसका एमएलटी करेंगे तो जल्दी समझ आएगा। वैसे भी कोई डाउट? वैसे भी कोई डाउट? ओके। अब इसके बाद जो थोड़े से क्वेश्चन जो टेढ़े बनते हैं इसी चैप्टर पे, जो टेढ़े क्वेश्चंस बनने शुरू होते हैं, वो क्वेश्चंस टेढ़े क्वेश्चंस बनने शुरू होते हैं ऐसे।
इसको जरा पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। सॉरी, पहले खुद से ट्राई कीजिए। वो बोल रहा है चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। अब ऐसे क्वेश्चन में एक बात याद रखिए, जो नंबर होता है जैसे हाफ लिखा हुआ है, जो कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो आपने सिर्फ ये करना है कि एम वी स्क्वायर का डायमेंशन निकाल लीजिए और एम जी एच का देख लीजिए, देखिए दोनों सेम आते हैं नहीं आते। मेरी बात नहीं समझ आ रही? करिए। तो आप वही करिए जो आपको समझ आता है। ये आपको बता दिए, हाफ का कोई नंबर का कोई फॉर्मूले, कभी भी आप फॉर्मूला लिखेंगे ना उसमें कोई नंबर लिखा होगा, वो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। नहीं समझ में आया? सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फॉर्मूला है 6 पाई नीटा फलाना ढमकाना, तो 6 का कोई यूनिट नहीं होगा। नहीं समझ में आया? तो मास केजी, वी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेसिकली आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है एम एल टी स्क्वायर टी -2। राइट साइड देखेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर, तो वही बन गया केजी मीटर स्क्वायर -2। नहीं समझ में आया? तो उसी को, मैकेनिक्स को ही पकड़िए पहले, क्वेश्चन पहले फेज में मैकेनिक्स को ही पकड़िए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपकी फिजिक्स चलती रहेगी तो आप दूसरे जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं उनको भी कर पाएंगे। तो ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आता है। सो यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन डिराइव एक्सप्रेशन या फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद अ वेलोसिटी वी इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब यार हमें ये समझ आ रहा है कि जो फोर्स है दैट इज गिवन बाय सम रिलेशन बिटवीन मास वेलोसिटी एंड रेडियस। वो रिलेशन क्या है वो हमें पता नहीं, और उसके हो सकता है इस फॉर्मूले में 2/5 1/2 जैसे हाफ एम वी स्क्वायर में हाफ लिखा होता है, ऐसा कोई नंबर भी लिखा हो वो भी हमें पता नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब मैंने, अगर आप देखेंगे यहाँ मास वेलोसिटी रेडियस का, यहाँ पर ये मास में केजी लिखा हुआ है, ये मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, आर में एम लिखा हुआ है। आपको एम एल टी के हिसाब से लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ आई? मैं सिर्फ इजी करने के लिए केजी मीटर पर सेकंड में वैसे लिखा हुआ है। मेरी बात समझ आ रही? देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है, फोर्स का मुझे पता है जो यूनिट है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मास इनटू एक्सेलरेशन के हिसाब से। और अगर मैं राइट साइड में देखता हूं, ये कांस्टेंट है, ये वो नंबर है जो मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा नंबर है। और मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, और आर का जो है वो मीटर है। तो मेरी इक्वेशन बनती है ये के कांस्टेंट केजी रेज़ टू पावर ए। अब ये कितनी पावर है, ये कितनी पावर है, ये कितनी पावर है, भाई ये तो मुझे पता नहीं, यही तो मुझे डिराइव करना है। बट मुझे ये समझ आ गया कि फोर्स में ये 3 क्वांटिटीज हैं। तो यहां मैंने रेज़ टू पावर ए लिख दिया, यहां ये रेज़ टू पावर ए मीटर पर सेकंड है। जब ये मीटर पर सेकंड है तो ये वाले मीटर का बी और ये वाले मीटर का सी, इसलिए यहां पर बी प्लस सी लिखा हुआ है। और ये वाला जो सेकंड है वो रेज़ टू पावर माइनस बी यहां लिखा हुआ है। नहीं समझ में आया? बेसिक इंडाइसिस 9th क्लास का। ओ, कोई डाउट है सीधी? अब आप कंपेयर करेंगे किसको किसको, केजी जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए, तो ए 1 हो गया। माइनस बी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, -2 के, तो बी किसके इक्वल हो गया, 2 के। और बी प्लस सी जो है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 1 के इक्वल। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 तीसरी इक्वेशन है। क्योंकि हम बी की वैल्यू निकाल चुके हैं तो सी की वैल्यू -1 आ गई। तो मेरा जो एक्सप्रेशन बना, मेरा जो फॉर्मूला बना वो बना फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू मास वेलोसिटी स्क्वायर आर रेज़ टू पावर -1। नहीं समझ में आया? अब ये के क्या है वो मुझे पता नहीं है, वो डायमेंशन एनालिसिस बताता नहीं है। और वही डायमेंशन एनालिसिस का लिमिटेशन है कि आपकी कांस्टेंट की वैल्यू वो आपको बताता नहीं है। नहीं समझ में आया? तो कल डायमेंशन एनालिसिस के ही थोड़े से सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चन और करेंगे, और जो सॉलिड एंगल है उसके भी 2-3 क्वेश्चन करेंगे। समझ आए?